गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। उसमें देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक या ट्रू न्यूक्लियस सेल वो सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज से ढके हुए नहीं रहते हैं। ऑल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। इसका अर्थ है प्रत्येक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और जेनेटिक मटेरियल होता है। कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, बहुभुजाकार, बेलनाकार, तारकार हो सकती है या भालाकार भी हो सकती है। कहने का अर्थ है कोशिका अति सूक्ष्म संरचना है जिसे बिना माइक्रोस्कोप के देखना असंभव है। और जो स्तनी जीवधारी हैं उनकी आरबीसीज जो होती है, सेल्स होती हैं, वो बाइफोकल होती हैं, और मानव की शुक्राणु की जो कोशिकाएं होती हैं वो भालाकार होती हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की सेल की बाहरी आकृति को हम केवल ये देख सकते हैं कि सेल किस प्रकार की होती, शेप क्या है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेल जानने के लिए यदि हम स्टडी करें तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, यदि हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें 3 चीज़ें हमेशा सेल में दिखाई देती हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। इनका चित्र आपको अपनी कॉपी में बच्चों बना लेना है। इसके बारे में आगे स्लाइड्स में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, साइटोप्लाज्म किस प्रकार काम करता है और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस सेल में क्या क्या काम करता है और इसके बिना क्या सेल का अस्तित्व है अथवा नहीं। आइए देखें। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बहुत पतली होती है और इसके अंदर क्या होता है, चयनात्मक पारगम्यता का गुण होता है, अर्थात इसमें कुछ ही पदार्थ आ जा सकते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं आइए देखें। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, अर्थात ये किसी भी सेल की बाहरी दीवार होती है झिल्ली के रूप में। ये लगभग 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। सन 1855 में नगेली और सीक्रेमर ने सर्वप्रथम जीवद्रव्य कला को कोशिका कला कहा। एक कोशिकीय जीवों में यह झिल्ली भोजन व अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में सहायक होती है। यह क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अगली स्लाइड में हम इसको देखेंगे। लेकिन इस प्लाज्मा झिल्ली के क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य है सेल को प्रोटेक्शन देना। दूसरा गिव शेप ऑफ द सेल को आकार देना। मेंटेन इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल की एकात्मकता को स्थिर रखना।
साथ ही परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ये कुछ पदार्थों की एंट्री यानी आवागमन को परमिट करती है। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3, चयनात्मक पारगम्य होने के कारण यह चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देती है। कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के ऊपर एक बैरियर का काम भी करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, शेप भी बनाती है और एक सेल को दूसरी सेल से अलग भी रहती है। ये जो परमिट्स जो करती है किसी मटेरियल को आने और जाने के लिए, उसके लिए इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहली प्रक्रिया है डिफ्यूज़न और दूसरी प्रक्रिया है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न किस प्रकार आप समझेंगे उनको अगली स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूँगा। इस स्लाइड में केवल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अपनी कॉपी में जो मैंने इस स्लाइड में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं उनको लिखना है। आइए देखते हैं डिफ्यूज़न विसरण और परासरण द्वारा कैसे प्लाज्मा झिल्ली में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न को इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न द्वारा कैसे होता है इसको दिखाया गया है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कोशिका के बाहर वाले स्थान से कोशिका के अंदर वाले पदार्थों का आवागमन कुछ प्रक्रियाओं द्वारा संभव होता है। इसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न में the spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to region of low concentration is called diffusion। इसका अर्थ है पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन विसरण कहलाता है। जब तक सांद्रता समान ना हो जाए यह क्रिया चलती रहती है। इसका जो महत्व है वो ये है कि कोशिका में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाह्य वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक होती है। विसरण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है और ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कोशिका में जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार गैसों के आदान प्रदान में विसरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण या कहते हैं। इसमें ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है, इसको हिंदी में ऐसे समझें कि जल विलायक के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले
स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। इसका जो महत्व है, नंबर 1, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस, अर्थात पौधों की जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण इसी प्रक्रिया द्वारा करती हैं। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें ऑस्मोसिस द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में पानी का आना जाना होता है। इसको आप अच्छी तरह ये समझ सकते हैं, जैसे किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है, इसी प्रकार ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए आप किशमिश का उदाहरण ले सकते हैं। विलियन की कंसंट्रेशन के अनुसार ऑस्मोसिस 3 प्रकार का होता है, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस और आइसो ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या हैं, इनको अगली स्लाइड में हम देखेंगे। इसका अर्थ है, जब किसी सामान्य कोशिका को अल्प या कम सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, इसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। इस उदाहरण मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, इस एंडोस्मोसिस के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इसको आपने कॉपी में अच्छे से नोट करना है कि जल या विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। इसका महत्व, जल अवशोषित करने में जो पौधे की जड़ें हैं उसका उपयोग करती हैं और सेल के बीच में पानी का मूवमेंट होता है। इस स्लाइड में देखते हैं ऑस्मोसिस के कितने प्रकार हैं। ऑस्मोसिस इस स्लाइड में एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस 2 प्रकार का दिखाया गया है। एंडोऑस्मोसिस, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल थ्रू प्लांट्स मेम्ब्रेन, अर्थात जो पादप कोशिका है उसके द्वारा प्लांट की सेल में वाटर का अंदर जाना क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। देखिए, इसमें जो प्लांट सेल दिखाई गई है उसकी झिल्ली द्वारा लाल रंग के चिन्हों द्वारा इनको दिखाया गया है। एक्सोऑस्मोसिस, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल द्वारा जो कोशिका के अंदर का जो द्रव है उसको बाहरी वातावरण में रिलीज़ करना एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। इसको हिंदी में अंतःपरासरण और बाह्य परासरण कहते हैं। इसको अल्पाशरी परासरण नाम से और अतिपराशरी नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।